अम्मी आपको क्यों नहीं समझ आता, मैं वापस नहीं जाना चाहती। वापस जाते ही वही सारी पुरानी बातें शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं करना चाहती किसी के साथ भी शादी। मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे यहीं पर रहने दें। निम्रा की ऊंची आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। उसका इरादा स्टोर रूम से कुछ चीज़ें लाने का था, लेकिन निम्रा की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। तो यहाँ रहकर क्या कर लेगी तू? सारी ज़िंदगी बारिक और उसकी बीवी को खुश देखकर अपना दिल बर्बाद करेगी? मेरी बच्ची सब्र से काम ले, अल्लाह तेरे नसीब भी खोल देगा। बारिक तेरी किस्मत का सितारा था ही नहीं। वो उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन बारिक के जिक्र पर उसके कदम उठने को इनकारी हो गए थे आगे। वो मेरे नसीब का सितारा ना सही अम्मी, लेकिन मेरी मोहब्बत तो है ना। बेशक इज़ा ने हमारी शादी नहीं होने दी, लेकिन मुझे तो उससे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत मैं कभी किसी दूसरे शख्स को नहीं दे सकती। मेरे लिए मोहब्बत का असल नाम ही बारिक शाह है। आप क्यों नहीं समझना चाहती? मैं उन लोगों की ज़िंदगी में किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं कर रही, बस उसे देख कर खुद को इस बात का यकीन दिला रही हूँ कि वो खुश है। हाँ, वो खुश है, अपनी बीवी के साथ सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है। तुझे मोहब्बत के लारे लगाकर वो खुद तो शादी करके आगे बढ़ गया, लेकिन तू पीछे रह गई, और बहुत पीछे रह गई। मोहब्बत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती मेरी बच्ची। भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो। 28 साल की हो चुकी हो तुम। तेरी छोटी बहनें ना सिर्फ शादी कर चुकी हैं, बल्कि बच्चों की अम्मा भी बन गई हैं, और अब तक तू कंवारी बैठी है। अब तेरे लिए जो रिश्ते आते हैं वो भी तलाक याफ्ता मर्दों के, या फिर ऐसे लोगों के जिनकी कोई औलाद नहीं होती। अब तेरे लिए जो रिश्ता आया वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो रिश्ता तेरे लिए आया उसकी पहली बीवी बांझ है, बच्चा नहीं पैदा कर सकती। हाँ, इसलिए मैं शादी कर लूँ उससे, और उसके बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाऊँ, और सारी ज़िंदगी उसकी मारें खाती रहूँ, और उसकी बीवी की नौकरियाँ करती रहूँ। जैसे तैसे करके मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, मैं कोई नौकरी कर लूँगी। अगर बारिक मेरी ज़िंदगी में नहीं तो फिर मुझे कोई और नहीं चाहिए। वो फिर से बोली तो अम्मी का हाथ उठा। जोरिश घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। बस कर दे बदजात, और कितना रोलेगी मुझे, और कितना जलील करेगी। पहले ये बारिक अपने पैरों पर खड़े होने के चक्कर में तुझे मोहब्बत के लारे लगाता रहा। अच्छे से अच्छे रिश्ते को इनकार कर दिया मैंने, और अब जो तुझे मिल रहा है वो तुझे कबूल नहीं। जिसकी मोहब्बत तू दिल में लेके के बैठी है ना, रुल रही है ना, जिसके लिए तू, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, खुश है वो। तेरी बढ़ती उम्र की वजह से तुझे मुंह नहीं लगाया उसने। मर्द चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन लड़की उसे खुद से छोटी ही चाहिए होती है। तू 2 महीने बड़ी थी, ये कोई वजह नहीं थी इनकार करने की। जब तेरे साथ इश्क लड़ा रहा था, तब उसे याद नहीं आया कि तू 2 महीने बड़ी है उससे। और फिर इस 22-23 साल की जोरी से शादी करते उसने होश नहीं किया कि वो उससे 5-6 साल छोटी है। तुझे क्यों समझ नहीं आ रहा मेरी बच्ची? वो सिर्फ तुझे इश्क के लारे लगा रहा था। उसने कभी तुझसे मोहब्बत नहीं की। बर्बाद किया उसने तुझे, और तू बर्बाद हो चुकी है। हाँ, मैं हो चुकी हूँ बर्बाद, लेकिन फिर भी किसी बांझ के शोर से शादी करके मैं उसकी गुलामी नहीं करूँगी। अगर बारिक नहीं तो कोई नहीं। वो अपनी बात ख़त्म करके कमरे से निकली। जब जोरिश को खड़े देखा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जोरिश को देखते ही उसने उल्टा सवाल किया। जोरिश कहने को उम्र में उससे 5 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी वो उसे आप कहकर मुखातिब करती थी। वो मैं स्टोर रूम में जा रही थी, ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी नीचे छोड़ आई हूँ, वही लेने जा रही थी। वो फ़ौरन से कहती पलट गई। जब उसने पलट कर दरवाजे के अंदर खड़ी अपनी माँ को देखा, जो सुकून का एक सांस खारिज करती आराम से जाकर अब बेड पर बैठ चुकी थी, जबकि वो नीचे चली गई। वो सारी रात कमरे में वापस नहीं आया था। इज़ा यही सोचती रही कि आखिर उसे हो क्या गया था, आखिर क्यों रोई थी वो, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो दामियार के सामने खुद को कमज़ोर जाहिर कर रही थी। वो काफ़ी परेशान रही थी उसके बाद। उसे नींद नहीं आई थी उसके बाद, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दामियार के सामने डर कर वो उसे बता चुकी थी कि वो उससे खौफज़दा है, और अभी यकीनन दामियार ने उस पर और शेर हो जाना था। वो बेड पर बैठी यही सोच रही थी जब दामियार आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक देता अंदर दाखिल हुआ। हाथ में खाने की डिश थी। अरे तुम तो जाग रही हो, तुम अभी तक बाहर नहीं आई, तो मुझे लगा कि शायद तुम अभी तक सो रही होगी। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ, भूख लगी होगी ना तुम्हें। वो उसके सामने नाश्ता रखते कहने लगा, मुझे भूख नहीं है। वो चेहरा फेर कर बोली, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे है, खाने से नहीं। वो मुस्कुरा कर बोला, नाराज़गी? दामियार शाह, नाराज़गी कहीं नहीं है, नफ़रत है मुझे तुमसे। वो चिल्लाई थी, तुम हक पर हो, तुम्हें नफ़रत करनी चाहिए, मैं नफ़रत के काबिल हूँ। वो बुरा मनाए बगैर बोला, नाश्ता कर लो। वो नाश्ता उसके सामने रखते बोला था, नहीं करना मुझे नाश्ता। आई तुम्हें मेरी बात समझ में? और ये ज़्यादा अच्छे बनकर मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ समझ आ रहा है मुझे। मुझे ताने मारोगे,
मेरी बेइज्जती करोगे मेरी कि मैं डरती हूँ तुमसे दामियार शाह, मैं तुमसे नहीं डरती। वो रात वाली कैफियत का ये मतलब हरगिज़ मत निकालना कि मैं तुमसे खौफज़दा हूँ। मेरी जूती भी नहीं डरती तुमसे। इज़ा हमेशा की तरह बिना सोचे समझे बोल रही थी, जबकि वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुकाबला करो मुझसे, तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए इज़ा, उसकी तरफ देखते हुए बोला, जबकि वो गुस्से से उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। उसके इस तरह से जाने पर वो थोड़ा सा परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आया वो अचानक क्यों चली गई। थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश होकर वापस आई और उसका लाया हुआ नाश्ता सामने रखकर खाना शुरू कर चुकी थी। दामियार उसकी ये हरकत देख थोड़ा हैरान हुआ। शायद वो उसके सामने खुद को बहादुर जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। पानी कहाँ है? वो खाने के दौरान बोली। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? उसने हैरत से कहा। नाश्ता ले ही आए थे तो एक गिलास साथ में पानी भी ले आते, इसके साथ पानी भी पिया जा सकता है। वो एक नज़र उसे देखकर फिर से मसरूफ़ हुई, जबकि दामियार वहीं रूम फ्रीज़र से पानी निकालकर बोतल उसके सामने रख चुका था। ग्लास भी दो। बोतल से मुंह लगाकर नहीं, पीने वाली मैं। इससे पहले कि वो बेड पर बैठता उसने एक और हुक्म जारी किया। वो मुस्कुरा कर उठता, सामने पड़े ग्लास को लाकर उसके पास रखने लगा। और कोई हुक्म या मैं बैठ सकता हूँ अब? वो उसकी तरफ देखते पूछने लगा, जबकि वो कंधे उचका गई, जैसे उसे इस बात से कोई मतलब ना। उसका इरादा रात के बारे में उससे बात करने का था, लेकिन वो समझ चुका था कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। शॉपिंग पर चलना है तुमने? मैं सोच रहा था कि सोचते रहो जो सोचना है, मैं घर जाऊंगी। वो फिर मसूफ अंदाज में बोली। फिर से घर? अभी कल ही तो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई है तो क्या मैं अब अपने घर भी नहीं जा सकती? खाना छोड़े वो गुस्से से उसे घूरने लगी। नहीं मेरी जान, मेरा वो मतलब नहीं है। तुम कल गई थी तो सोचा मैं तुम होकर आ चुकी हो, रस्म नहीं हुई है अभी। इस रस्म के मुताबिक मुझे वहाँ रुकना भी होगा। नहीं, तुम वहाँ नहीं रुकोगी और दिन में जब चाहे वहाँ चली जाओ, पूरा दिन वहाँ पर रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन रात को तुम यहाँ मुझे मेरे पास चाहिए हो, इस बेडरूम में। तुम मुझ पर पाबंदी लगा रहे हो? वो उसकी बात काटते कहने लगी तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मेरी ये मजाल कि मैं तुम पर कोई पाबंदी लगाऊं, सिर्फ हक जता रहा हूँ। एक शोहर होने के नाते मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता कि तुम शादी के बाद एक रात भी मुझसे दूर हो। वो मुस्कुरा कर कहता बाहर निकल गया, जबकि वो उसकी पीठ को घूरती रह गई। क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? सोच भी कैसे लिया तुमने कि इस तरह की प्रेगनेंसी की हालत में इसे सफ़र करने दूंगी मैं? अम्मी को तो गुस्सा ही आ गया था। वाह वाह, मतलब आप ये चाहते हैं कि पोते की खुशखबरी सिर्फ आपको मिले, इसके बाबा को कुछ पता ही ना चले, वो नवासे की खुशी भी ना मनाए? मेरा मतलब है इसके बाबा को अभी तक खबर नहीं हुई और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। देखें कितनी उदास है, जब से शादी हुई है ये एक दफ़ा भी अपने बाबा से मिलने नहीं गई। अब क्या हम अपनी खुशी के चक्कर में से खुशी नहीं देंगे, कुछ कहीं खुश नहीं होने देंगे? वो बड़े इमोशनल से अंदाज में बोला, जबकि अम्मी उसका चेहरा देखने लगी, जहां वो अम्मी का जवाब सुनने को तैयार थी। अम्मी मैं साथ जाऊंगा, इसका ख्याल रखूंगा, आप परेशान मत हो। इससे पहले कि अम्मी कुछ भी कहती वो उनका हाथ अपने हाथ में रखते हुए बोला तो अम्मी हल्का सा मुस्कुराए। ठीक है, ले जाओ इसे। सच में इसे अपने बाबा के बगैर सच में ये अपने बाबा के बगैर बहुत उदास हो गई है और इसके बाबा को कहना कि एक दफ़ा तो कश्मीर आ जाए, हमारी एक दफ़ा भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मानते हैं कि फ़ासला ज़्यादा है, लेकिन अगर एक आध मुलाकात हो जाती तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ बड़ी बहू, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मैं भी यही कहना चाहती थी। अरूज के बाबा को यहाँ ले आओ, वैसे भी तो वहाँ अकेले ही होते होंगे, कम से कम बेटी का घर बार तो देख कर जाए ना। दादी भी बीच में बोली। जी दादी, हम उनसे ज़रूर कहेंगे, बल्कि ऐसा करेंगे कि उन्हें अपने साथ ही ले आएंगे। वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि अब वो अम्मी को अपनी कल की टिकट्स दिखा रहा था। फुफ्फो आप भी हमारे साथ ही चले ना, आपने भी कराची जाना है और हमने भी कराची। फुफ्फो बाहर आकर बैठी तो उन्हें देख कर बोला, क्यों भाई, हम क्यों चलें तुम्हारे साथ? तुम अपनी बीवी को मायके ले जा रहे हो, मैं अपने मायके ना रुकूं? उन्हें तो बात ही बुरी लग गई। वो फ़ौरन कान को हाथ लगाकर उनसे माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था जो वो समझी थी। अरे फुफ्फो जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है कुछ भी। मैं तो कह रहा था बाद में अकेले सफ़र करेंगे तो मेरे साथ ही चलें। अगर आपका भी कोई प्लान नहीं है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए यहाँ पर। मेरी क्या मजाल जो मैं आपको जाने के लिए कहूँ। हाँ तो मैं क्या तुझसे पूछ कर रहूँगी यहाँ? मेरी निमरा का भी दिल नहीं कर रहा, सालों बाद ननिहाल आई है, अभी उसका जाने का दिल नहीं। पुप्पो ने जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी जाने की। निमरा कितने महीनों के बाद आई है, बारिक की शादी पर भी नहीं आई थी। हाँ तो बारिक की शादी पर वो आती भी कैसे? क्या आप लोग नहीं जानते कि उसके दिल के जज्बात क्या? पुप्पो पुरानी बातें छोड़ देना जिनका कोई मतलब नहीं है। किचन से बाहर आती जोरिश को देख उसने बात खत्म करना चाहिए। पुरानी बातें तो ख़त्म हो जाएंगी बेटा, लेकिन मेरी बेटी के जज्बातों का क्या? पुप्पो इमोशनल अंदाज में गोया, मेरे पोते
पोते ने पहले इनकार कर दिया था। वो साफ साफ अल्फाज में कह चुका था कि वो ख़ानदान में किसी लड़की से शादी नहीं करेगा, लेकिन तुम ही उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी। खबरदार जो तुमने मेरे पोते पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया। पुप्पो का इरादा तो बहुत कुछ कहने का था, लेकिन दादी ने बीच में बोलते ही टोक दिया। और हम भी आपको बहुत पहले ही बता चुके थे अप्पा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बारिक कभी राज़ी नहीं होगा। लेकिन आप ही उम्मीदें बांध कर बैठी रही थी। आपने अपनी बेटी को इन गलत सोचों की तरफ जाने ही क्यों दिया? ये तो आप भी जानती हैं कि इज़ा सिर्फ बचपने में इनकार कर चुकी थी। हालांकि बारिक पहले ही आपसे बात कर चुका था, इस बारे में समझा चुका था आपको कि वो कभी निम्रा और इज़ा में फ़र्क नहीं करता। निम्रा उसके लिए बहन जैसी है। हाँ हाँ बस कर दो, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। सारा कसूर हम माँ बेटी का है और तो किसी का कसूर ही नहीं। मेरी बच्ची का दिमाग ख़राब था जो बचपन से ही ख्वाब सजा कर बैठ गई तुम्हारे बेटे के। मेरी बेटी की तो मत्ती मारी गई जो उसने इतने बड़े ख्वाब सजा लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। मैं आती ही क्यों हूँ यहाँ? सारे ख़ानदान में अपनी बेटी की बदनामी करवा दी। कोई अच्छा रिश्ता नहीं रहा उसके लिए। सब कह रहे हैं कि अपने भतीजों में से किसी को निम्रा के लिए सोचो, लेकिन यहाँ तो कोई मेरी बेटी का भला ही नहीं चाहता। पूरे ख़ानदान में ये सुनती हूँ कि तुम्हारे 4 भतीजे हैं। किसी ने क्यों ना सोचा निम्रा के बारे में? लेकिन मैं क्या कहूँ, यहाँ तो सब लोग मेरी बेटी को बहन समझते हैं। मेरी बेटी का ही दिमाग ख़राब है जो ख्वाब सजा कर बैठ गई। जोरिश को किचन के दरवाजे पर खड़े देख वो गुस्से से कहती ऊपर की तरफ चली गई। हैप्पी बर्थडे माई डियर ब्यूटीफुल वाइफ, हैप्पी बर्थडे। जोरिश गहरी नींद सो रही थी। जब उसे अपने कानों में हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई थी तो उसके लब बेसाख्ता मुस्कुराए। आपको याद था? वो उसे देखते हुए उठ गई थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसे अपने बाजुओं में भर गया। मेरी जान का बर्थडे और मैं भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? बारीक जोरिश का चेहरा चूमते हुए बोला। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना तो आप मेरा बर्थडे भूल सकते हैं और ना ही मेरा गिफ्ट। लाइए मेरा गिफ्ट मुझे दीजिए, उसने हाथ आगे करते हुए कहा। तो बारीक ने खूबसूरत सा पेंडेंट उसके हाथ में पकड़ाया। वैसे तो अपनी प्यारी सी बीवी के लिए बारीक शाह खुद ही गिफ्ट के तौर पर काफ़ी है, लेकिन फिर भी तुम्हारा गिफ्ट भूला नहीं हूँ। वो डब्बा खोलते हुए खूबसूरत सा नेकलेस निकाल कर उसकी गर्दन में पहनाने लगा। थैंक यू सो मच, ये बहुत खूबसूरत है बारीक, वो उसे छूते हुए बोली थी। तुमसे कम शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो जोरिश, मेरी ज़िंदगी के मायने बदल गए। बहुत ख़ास हो तुम मेरे लिए। बारीक, मैं आपसे कुछ मांगूँ तो क्या आप देंगे मुझे? तुम पर मेरी जान कुर्बान, मेरी ज़िंदगी तुम मांगो ना। कह तो दिया, ना दिया तो कहना मोहब्बत ही नहीं। ऐसे नहीं, मेरे सर की कसम खाएं कि जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे। तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। ज़िंदगी, खैर कोई बात नहीं, जो मांगोगी दूंगा। कसम खाता हूँ अपने इश्क की, अपने जान की। अब मांगो भी, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करने वाला मैं। अभी नहीं, वक्त आने पर मांगूंगी। फ़िलहाल आप सिर्फ वादा कर लें। ठीक है, तो अब तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी। वो नींद में उतर रही थी कि जब उसे हल्की आवाज़ सुनाई दी और फिर थोड़ी देर बाद उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये आधी रात को कौन आ गया? उसने नज़र उठाकर दामियार को देखा जो बैठा अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। तुम सो जाओ, मैं चेक करके आता हूँ। वो बेड से उठता दरवाजे तक आया जहाँ बाहर उसका मुलाजिम खड़ा था। साहब जी, बाहर आपके दोस्त लोग आए हैं। 6 लड़के हैं और 5 लड़कियाँ। कह रहे हैं कि आपके दोस्त हैं। ओह अच्छा, तुम उनकी खातिर तवाज़ो करो, मैं आता हूँ। वो कहकर वापस आया और अपने जूते पहनने लगा, जबकि इज़ा उसी को देख रही थी। ये कौन सा वक्त है दोस्तों के आने का? आपके दोस्तों को इतनी भी तमीज़ नहीं कि किसी के घर में किस वक्त आया जाता है? 12 बजे से भी ऊपर का वक्त हो चुका है। वो घूरते हुए उसे बोली तो वो हल्का सा मुस्कुराया। मेरे दोस्तों की कोई टाइमिंग नहीं है, तुम्हें नीचे आना होगा क्योंकि वो सब तुमसे मिलने ही आए हुए हैं। दरअसल कुछ लोग यहाँ मौजूद नहीं थे हमारी शादी के दौरान, तो अब वो सब अगर इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ आएंगे ही ना। मुझे दिन में मैसेज किया था इन लोगों ने कि वो आने वाले हैं, लेकिन इतनी रात गए आएंगे ये मुझे अंदाज़ा ना था। खैर उनकी टाइमिंग यही कुछ है, तुम आ जाओ मेरे साथ। वो उसे देखते हुए बोला तो वो मज़ीद घूरने लगी उसे। मैं कहीं नहीं जा रही, आधी रात को शरीफ लोग सोते हैं और मुझे नींद आ रही है। वो बेड पर लेटने ही लगी थी कि अचानक दामियार ने उसका नाजुक सा बाजू पकड़कर खींचकर उसे बेड से उतारते अपने सामने खड़ा किया। सॉरी जान, यू हैव नो ऑप्शन। तुम उन बेगारतों को नहीं जानती, वो सारी रात नीचे बैठे रहेंगे, वापस ही नहीं जाएंगे। सिर्फ 1 घंटा, इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक है, उसके बदले कल रात मैं अपने घर जाके रहूँगी। वैसे भी आज जोरिश भाभी की बर्थडे है तो कल मैं सारा दिन वहीं पर गुजारूंगी और रात भी। वो शर्त रख रही थी। मैं तुम्हारी ऐसी कोई शर्त नहीं मानने वाला, नीचे चलो मेरे साथ। वो लोग हमारे मेहमान हैं, उसे घूरते हुए बोले, जबकि ईज़ा नाक से मक्खी उड़ाती बेड पर लेटने लगी। दामियार ने गुस्से से उसे घूर कर देखा।
क्या आज से पहले वो इतना बेबस कभी हुआ था? उस छोटी सी लड़की ने सचमुच में उसे बेबस करके रख दिया था। ठीक है, चली जाना कल सालगिरह पर, मैं मना नहीं करूँगा। वो फैसला करते हुए बोला तो उसने ज़रा सा चेहरे से कंबल हटाकर उसे देखा। मैं रात को वहीं रुकूंगी, उसने फिर से कहा, जबकि दामियार कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सर हिलाया। हाँ, उसे कोई मसला नहीं था झूठा लारा लगाने में। तुम सच में इतने अच्छे हो या सिर्फ मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो? ड्रामे कर करके दिखाते हो मुझे अच्छा बनने के। मतलब मुझसे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे अरमान सारे पानी में मिल गए हैं मुझसे शादी करके, लेकिन फिर भी तुम मेरी सारी बातें मान रहे हो। तुम सच में इतने अच्छे हो क्या? वो उठकर अलमारी से कपड़े निकालते उससे पूछने लगी। नहीं, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बहुत बुरा, लेकिन तुम्हारे हक में अच्छा साबित होऊंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके हाथ में आया ब्राउन जोड़ा पकड़कर वापस अंदर लटका था। अंदर से रेड कलर का सूट निकालकर उसके हाथ में थमा चुका था। ये पहनो, ये मेरा फेवरेट कलर है और तुम पर सूट भी बहुत करता है। कम ऑन यार, मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, तुम मेरी पसंद का सूट तक नहीं पहन सकती। वो जैसे मायूस हुआ। हाँ, वो उसे खुश नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे ये सूट पहनने में कोई मसला भी नहीं था। पहन लूँगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खूबसूरत है, इसलिए नहीं क्योंकि ये तुम्हारी पसंद है। वो उसे बावर कराती वॉशरूम में घुस गई, जबकि वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसे उसकी पसंद पसंद आई थी।